अगर आप मेरा नजरिया जानना चाहते हैं, मैंने कहा जनता चाहती है कि बदलाव हो। क्या बदलाव हो ये तो स्पष्ट नहीं है, किस तरह का बदलाव है। जहां तक जनसुराज की अपनी सोच है कि बदलाव किसी, जैसा आपने ठीक कहा, किसी एक व्यक्ति के बदलाव से, एक दल को हटाकर दूसरे दल के लाने से बिहार में बदलाव नहीं होगा। आपको इसके मूल में जाकर समझना होगा कि बिहार में स्थिति है क्यों, आखिर बिहार में ये स्थिति क्यों है। ऐसा नहीं है कि नेता सब खराब है, नेता अगर खराब है भी तो उसको चुनकर लाने वाली तो जनता ही है, और लोग बार बार चुनकर अगर आ रहे हैं तो लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि नेता ने उन्हें ठग दिया है, क्योंकि अगर कोई नेता या दल आपको ठगेगा तो वो एक बार ठगेगा, दो बार ठगेगा। अगर 30 साल, 40 साल, 50 साल से आप ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके समझ में, आपके वोट करने के तरीके में गलती है। तो जनसुराज की सोच ही वही है कि अगर बदलाव होना है तो वो बदलाव समाज के स्तर पर होना चाहिए। सबसे पहले जब तक लोग अपने और अपने समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार में बदलाव संभव नहीं है, वो चाहे जिस दल के पक्ष में बदलाव हो। लेकिन ये जरूरी है कि वो बदलाव उन मुद्दों पर हो जिसकी वजह से बिहार की जनता आज त्रस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षा को लेकर है, सबसे ज्यादा परेशानी रोजगार को लेकर है, सबसे ज्यादा लोग परेशान इसलिए हैं कि खेती किसानी करने वाले किसानों की हालत बदहाल है। लेकिन जब वोट होता है तो वोट शिक्षा पर नहीं होगा, वोट रोजगार पर नहीं होगा, वोट खेती किसानी पर नहीं होगा, वोट होगा जात पर, वोट होगा धर्म पर, वोट होगा भारत पाकिस्तान पुलवामा पर, वोट होगा लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। तो ये जो पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, यही कर रहे हैं जो एक लाइन में जो बात है कि भाई आपकी जो समस्या है वो आपको मालूम है, वो किसी नेता और दल को बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम है कि आपकी समस्या क्या है, लेकिन आप उन समस्याओं पर वोट कर ही नहीं रहे हैं। आप उन समस्याओं पर, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो जो आपकी समस्या है या आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ जो मामला है उस पर वोट कीजिए, निश्चित तौर पर बदलाव आपको दिखेगा। सर आप जो घूम रहे हैं वो, सर आप मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं क्या? नहीं भाई, जब हमने दल ही नहीं बनाया है तो मुख्यमंत्री बनने की कहां सी बात है। ये जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, मेरी अपनी समझ ये है कि जैसा मैंने अभी बता रहा था कि बिहार में अगर सुधार करना है तो जब तक समाज के स्तर पर यह प्रयास नहीं होगा तब तक आप राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। मुख्यमंत्री को बदल देने से या एक दल को हटाकर दूसरे दल को ला देने से अगर बिहार सुधरना होता तो पिछले 50 वर्ष में तो आपने सारे दलों की सरकार देख ली, आपने कितने मुख्यमंत्री देख लिए। 1967 के बाद, 1967 के बाद बिहार ने 30 अलग अलग सरकारें देखी हैं। ऐसा तो आप नहीं मान सकते हैं कि 30 जो मुख्यमंत्री अलग अलग बने वो किसी में क्षमता नहीं थी, किसी की सोच नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जब तक आप समाज के स्तर पर इन चीजों को नहीं सुधारेंगे, बिहार के लोग जो इन चीजों से खुद त्रस्त हैं, इन विषयों पर जब वोट नहीं करेंगे तब तक बिहार को कोई व्यक्ति या मुख्यमंत्री नहीं सुधार सकता है। अगर बिहार को सुधरना है तो लोगों को जिम्मेवारी लेकर अपने विषयों पर, अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करना होगा, तभी बिहार सुधरेगा। चुनाव खत्म होता है सर, चुनाव खत्म होता है उसके बाद से लोग तमाम ये मुद्दे आ जाते हैं कि रोजगार नहीं है, स्कूल नहीं है, दिस जो भी नहीं है। और जब चुनाव का समय आता है तो बड़े लोग, जो भाजपा के बड़े लोग हैं, जैसे मोदी सरकार मान लिया जाए, वहीं से खेल शुरू होता है कि ना राम मंदिर वही बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो तो जातिवाद तो वहीं से शुरू होता है। तो आखिर अब ये लोग कितना जागरूक हो पाएंगे? अब मजबूत लोगों के हाथ में टीम है तो वहाँ ऐसे देखिए, ये जो बात है मजबूत लोगों की, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जनता से मजबूत तो कोई नहीं है। जहां तक ये इल्जाम है कि नेता जो है वो जातिवाद कर रहे हैं या दल जातिवाद कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। मैं रोज मन से कहता हूं, आपको भी कह दे रहा हूं, बिहार में नेता जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं। नेता तो अपने परिवार और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जाति में तो आप और हम फंसे। मान लीजिए कि अभी आपसे पूछेंगे कि जाति की राजनीति कौन कर रहा है, तो बहुत लोग आप में से कहेंगे कि राजद जो पार्टी है वो जाति आधारित राजनीति करते हैं, लालू जी जात की राजनीति कर रहे हैं। मैं रोज मन से कह रहा हूं कि लालू जी जात की राजनीति कर ही नहीं रहे, राजद जात की राजनीति नहीं कर रही है। अगर लालू जी जात की राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज में जो सबसे काबिल आदमी है वही आदमी बिहार का मुखिया बनेगा और सारे यादव समाज के लोग हम लोग को वोट दीजिए। लालू जी ये तो नहीं कह रहे हैं। लालू जी ये कह रहे हैं कि मेरा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा और सारे यादव समाज के लोग आप लोग हमको वोट दीजिए।
तो लालू जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। जाति आपके हमारे दिमाग में है और लालू जी अकेले नहीं है, मांझी जी भी यही कह रहे हैं। कोई पंडित का नेता है तो वो भी यही कह रहा है, कोई कुशवाहा का नेता है तो यही कह रहा है, कोई भूमिहार राजपूत का नेता है, मुसलमान का नेता है तो यही कह रहा है। जो लोग भी बिहार में राजनीति कर रहे हैं वो अपना हित देख रहे हैं, अपने परिवार अपने बच्चे का हित देख रहे हैं। जातियों के चक्कर में आप और हम फंसे हुए हैं और इसीलिए जो ये पूरा अभियान है वो यही है कि घर घर जाकर हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है तो आपको भी अपने और अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी। आप अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे और आप जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पुलवामा और पाकिस्तान चाइना के आधार पर अगर आप वोट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था को सुधार नहीं पाएंगे। सर आप लगभग 150 दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं और बार बार बिहार में आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन हो। आपके नजरों में परिवर्तन का विकल्प कौन सी पार्टी है जिसको बिहार की जनता सपोर्ट करे? क्योंकि आपको लेकर के बिहार की जनता में विश्वास पैदा हो गया। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बात आप समझिए, राजनीति जो है वो समाज का आईना है। आप कह रहे हैं कि किसको वोट करें, मैं कह रहा हूं कि आपको सबने ठगा है। आपने कांग्रेस को वर्षों तक वोट दिया तब भी बिहार गरीब था, उसके बाद आपने लालू जी को 15 साल बनाया तब भी आपकी हालत नहीं सुधरी। 17 साल से नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चलाए तो भी स्थिति नहीं सुधरी। तो आप किस पर भरोसा करेंगे? जिस राज्य को सब दलों ने, सारे नेताओं ने एक तरह से न सुधार पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उस राज्य को सुधारने की काबिलियत और जिम्मेवारी दोनों ही बिहार की जनता की है। जो आप कह रहे हैं किस दल को बनाइए, मैं कह रहा हूं हर आदमी कह रहा है विकल्प चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि जो विकल्प बनाना चाहते हैं वो साथ में आए और मिलकर विकल्प बनाएं, जनता का विकल्प बने और उस पर सब लोग मिलकर उसको उसको चुने। पद यात्रा की मंजिल क्या होगी? आप अपना पार्टी बनाइए, आपको हम लोग मुखिया बनाएंगे। जनता जन स्वराज को अपना पार्टी मान चुकी है। आप विभिन्न दलों को अपनी सेवा दे चुके हैं, देश के माने जाने रणनीतिकार हैं, और बिहार की जनता आप पर क्यों विश्वास करे? बिल्कुल बिहार की जनता को हम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं रोज मन से कहता हूं, आपने भी जो सवाल किया, कुछ लोगों का ये सवाल है कि आपने 2014-15 में नीतीश कुमार की मदद की और आज आप उनका विरोध कर रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने दूसरे दलों की मदद की, उनके भी आप विरोध में बोल रहे हैं। बिल्कुल ये जायज सवाल है, इसका उत्तर सुन लीजिए। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिनके शासन काल में 2005 से 2012 के बीच बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, आज वो नीतीश कुमार हैं जिनके शासन काल में 2015 के बाद से स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मदद की गई थी वो जदयू के नेता थे जो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद से इस्तीफा दिया था। 2014 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी चुनाव हारी थी, उसकी एमपी की संख्या घटकर 2 हो गई थी और नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वही नीतीश कुमार हैं, वो चुनाव 2020 में हार गए हैं। 243 की विधानसभा में उनके पास सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर, चाहे राजद से गठबंधन बना लें या कमल का हाथ पकड़ लें, किसी भी तरीके से उस कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर, जुगाड़ लगाकर बैठे हुए हैं। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मदद की गई थी वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में दुर्घटना होने पर, जिसमें 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था इस बात को लेकर कि अगर हमारे रहते हुए इतने लोगों की मृत्यु हुई है तो मैं पद पर कैसे रह सकता हूं। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं ये वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना के दौरान हजारों लोग बिहार के मर गए, हजारों लड़के रोड पर मारे मारे पूरे देश में फिरते रहे और इस आदमी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर से बाहर निकलकर उन बच्चों की, उन परिवारों की मदद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और जिन लोगों और दूसरे दलों का जहां तक सवाल है, जिनका यह मानना है कि भाई पीछे आपने मदद किया था आज क्यों विरोध कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था है
कि जिस व्यक्ति पर, जिस विचारधारा पर, जिस दल पर, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट कीजिए। लेकिन वो विश्वास, वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की गुलामी नहीं है। अगर हमने आपका भरोसा था मोदी जी पर 2014 में, आपने वोट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी काम करें न करें, आप जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहिएगा। नीतीश कुमार जब उन कुशल प्रशासक, एक सही नेता के तौर पर दिखे तो उनकी मदद की गई। आज जब वो उनका प्रशासनिक जो कार्यकलाप है वो सही नहीं है, राजनेता के तौर पर सबसे ज्यादा दल बदलू नेता के तौर पर उनकी छवि है, समाज में एक मानवीय जो चेहरा है नीतीश कुमार का, यहीं आपके बगल के जिले छपरा में 70 परिवार उजड़ गए, शराबबंदी के अवैध शराब से उनकी मृत्यु हो गई, और नीतीश कुमार अपने जेब में हाथ डालकर विधानसभा में कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो ऐसे आदमी का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? हमने उनकी 14-15 में मदद की थी, उनके लिए बंधुआ मजदूरी नहीं लिखा था। सर एक छोटा सा सवाल, क्या मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता को करना चाहिए? सारे नेता जो आज के नेता हैं उन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल एक मजाक बना के रख दिया है। नहीं, देखिए, नेता जो है, नेता या दल का जो हम लोग शिकायत करते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं मूल में तो जनता ही जिम्मेवार है। दल और नेता स्वयं को नहीं चुनते हैं, वो तो अपने हित में अपना प्रयास कर रहे हैं। चुनना और नहीं चुनना वो तो आपके हमारे हाथ में है। अगर आपका बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, आप महंगाई से परेशान हैं, इसके बावजूद आप जाकर पुलवामा के नाम पर और चाइना के आधार पर वोट देते हैं, तो गलती आपकी है या मोदी जी की है? गलती आपकी है। सर एक सवाल छोटा सा, क्या मुख्यमंत्री का जनता डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट चुने? नहीं, पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो अभी है संविधान में, वो बिल्कुल ठीक है, इसमें मेरा पूरा विश्वास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जनता सही मुद्दों पर वोट करे। देखिए, अगर कल बिहार में शिक्षा पर वोट होने लगे, कोई भी दल चुनकर आएगा तो शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी, आज के मुकाबले बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर जनता में चर्चा ही सिर्फ शिक्षा की होगी तो हर दल को सही या गलत, झूठा या सच्चा, कुछ न कुछ तो शिक्षा पर उसको बोलना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तेजस्वी यादव ने झूठ ही सही, लेकिन ये कहा कि मैं जब जीत कर आऊंगा तो 10 लाख रोजगार दे दूंगा। वो बिल्कुल झूठी बात थी। उस आदमी को ना उसने कभी कुछ सोचा था ना उसको देना था। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने झूठी बात कह दी तो भी इसकी चर्चा तो रोज चल रही है कि दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कब दीजिएगा। उनको भी जवाब देना पड़ रहा है कि हम दे रहे हैं। मेरा जो प्रयास है कि पहले समाज इन 3 मुद्दों पर आए। जो वोट है आप चाहे जिस दल को भी दीजिए, आप दीजिए शिक्षा पर, आप दीजिए रोजगार पर, और आप दीजिए अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। जिस दिन आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करने लगेंगे, बिहार में सुधार की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, आप जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो फेक वीडियो है। 2-3 फेक वीडियो भी उस संदर्भ में जारी किए गए हैं। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा। उन लोगों को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से जरूर गलती हुई है, उन्होंने दूसरे जगह के वीडियो डाल दिए, लेकिन घटना में सच्चाई है। लोगों को वहां, बिहार के बच्चों को, बिहार से प्रवासी जो मजदूर गए हैं उनको, उनके साथ मारपीट हुई है। जो डीजीपी ने तमिलनाडु के बयान दिए हैं, उन्होंने बहुत केयरफुली सिर्फ 2 वीडियो का खंडन किया है। उससे पहले 5 से ज्यादा वीडियो और आए हैं। पिछले 4 महीनों में से यह घटना हो रही है और इसका केंद्र सरकार की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है। मैं अभी 2 दिन में जारी करने वाला हूं। पहले बिहार के जितने ये सो कॉल्ड नेता हैं, इनको जरा बोल लेने दीजिए कि बिहार, तमिलनाडु में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। सच्चाई ये है, और ये क्यों है पहले आप ये समझिए। तमिलनाडु में, केरल में जो मजदूरी है वो बिहार के मुकाबले करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। तो जब यहाँ के लोग गरीबी से, बदहाली से परेशान होकर वहां मजदूरी करने जा रहे हैं, तो बिहार के मजदूर अगर 20,000 रुपए में काम करने को तैयार है, तो तमिलनाडु का जो मजदूर है वो ये सोचता है कि भाई हमारे 45, उसको कोई हायर ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये घटना घट रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर रोजगार कम या ज्यादा, उसके लिए लड़ाई नहीं है। लड़ाई इसलिए है
कि जिस दर पर केरल में, तमिलनाडु में मजदूर काम करता है, बिहार से चूंकि गरीबी में लोग जा रहे हैं वहां वो बहुत कम दर पर मजदूरी करने को तैयार है। यही कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है। इसीलिए इन लोगों को मारा जा रहा है या इनके साथ बदतमीजी की जा रही है कि आप यहां से छोड़कर जाइए, ताकि हमारा जो मजदूरी का दर है, जैसे केरल में जो कृषि का दैनिक मजदूरी है वो करीब करीब 700 रुपए है, बिहार में वो दर 200 रुपए है। अब बिहार का जब मजदूर जाकर अगर केरल में 300 या 400 रुपए में काम करता है तो उसको लगता है कि उसको दुगनी मजदूरी मिल रही है बिहार के मुकाबले। लेकिन अगर बिहार का आदमी जाकर केरल में 400 रुपए में काम करेगा तो स्वाभाविक तौर पर 700 रुपए में केरल के लोगों, मजदूर जो काम कर रहे थे, उनको रोजगार उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए लड़ाई होगी। इसके मूल में बात यही है कि बिहार में रोजगार है नहीं, जो मैंने बात शुरुआत में कही कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, लोग रोजगार के चक्कर में बाहर भाग रहे हैं। यहाँ सरकार को उससे तो मतलब है नहीं। सरकार को मतलब है जातीय उन्माद फैलाना, सरकार का मतलब है बेकार की बदतमीजी, बेहुदागिरी की बात करना। कहीं सरकार का ये चिंता ही नहीं है कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। रोजगार के नाम पर कुछ नौकरियों का सर्टिफिकेट का बांटा जाना, उससे तो बिहार में नहीं रोजगार खत्म होगा, रोजगार आएगा। 13 करोड़ लोगों की जनसंख्या में अगर आप 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे भी दें, उससे बेरोजगारी थोड़ी ना दूर हो जाएगी। सरकार के पास बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई प्लान है ही नहीं, तो होगा कैसे? सर ये मानव शराबबंदी पर नहीं बोले, शराबबंदी वहाँ पे जाकर के काटते हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? भैया ऐसा है कि जिस राज्य में राजद जैसे दल को लोग एक विकल्प के तौर पर देखते हैं, या उस दल के आदमी को जिसने 15 साल में इस राज्य को रसातल में पहुंचा दिया, उस दल के लोग आज भी राजनीति कर रहे हैं, पदों पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, यही दिखाता है कि बिहार की क्या दुर्दशा है। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? आप तेजस्वी यादव से क्या अपेक्षा करते हैं? वो जाकर यही करेंगे, इससे ज्यादा उनसे क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं? कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने। सब लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है बिहार में और रोजगार पे चुनाव होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। लेकिन रोजगार को लेकर अरे शराबबंदी पे रोज बात होती है, रोजगार पे बात देखिए, शराबबंदी में पर मेरी राय पहले दिन से जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि इस नीति को हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी लागू करना गलत है। पहले ये भाजपा वाले जो नीतीश जी के साथ थे तब शराबबंदी के सपोर्ट में थे। तेजस्वी यादव चिल्ला रहे थे कि नीतीश कुमार शराब माफिया को बढ़ा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव बगल में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, भाजपा वाले चिल्ला रहे हैं। ये महिलाओं के वोट की डर से उनके दिमाग में जो बना हुआ है कि शराबबंदी के विरोध में बोलेंगे तो महिलाओं का वोट नहीं मिलेगा। मैं आपको कैमरे पर इतने पत्रकारों के सामने रोज कह रहा हूं, बिल्कुल शराबबंदी गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए, वोट मिले या न मिले। और इसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई कहीं प्रमाण ऐसा नहीं है कि किसी देश ने, किसी राज्य ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना आर्थिक सामाजिक उत्थान किया हो। तो बिहार में जो लोग आका बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, ये दुनिया भर के सारे लोगों से ज्यादा होशियार लोग नहीं हैं। अगर लोगों को ऐसी समझ होती कि शराबबंदी से ही सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता था तो दुनिया के कई देशों में ये प्रयोग किए गए होते। जहां पर भी प्रयोग किए गए, लोगों ने माना कि इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान बहुत है। आप बिहार में देख रहे हैं कि शराबबंदी कहीं लागू है नहीं। मैं 1200 गांव में जाने 1200-1500 गांव में जाने के बाद बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि हर गांव में शराब उपलब्ध है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। और शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद हो गए हैं, होम डिलीवरी तो हो ही रही है। शराब के दुकान बंद होने से बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का हर साल का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस राजस्व के आंशिक भरपाई के लिए आपसे हमसे रजिस्ट्री का बढ़ा हुआ दर लिया जा रहा है। बिहार में रजिस्ट्री देश में सबसे महंगी है। पेट्रोल डीजल यूपी जैसे राज्य के मुकाबले 8 से 10 रुपए लीटर ज्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि शराबबंदी से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई इन टैक्स के जरिए की जा रही है। और आर्थिक नुकसान के अलावा जो सामाजिक इसका पहलू है, बड़ी संख्या में जो युवा है वो शराब माफिया से जुड़ गया, वो शराब के धंधे में लिप्त है, वो शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। मैं रास्ते में चलता हूं, मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको लोग बताते हैं कि शराब माफियाओं ने यहाँ 40-40, 50-50 बाइक नए खरीद कर लोगों को दे दिए हैं, बच्चों को जो शराब का धंधा करते हैं। लोग शराब के अलावा अन्य कई तरह के नशे में लिप्त हो गए हैं। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो वही महिलाएं हैं
जिन गरीब घर के लोगों को शराब के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर पकड़ा जा रहा है, उन एक बार वो पुरुष पकड़ा गया तो उन घर की महिलाओं को थानों के वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे समाज है जो लोग, जैसे मान लीजिए जो लोग पासी समाज के लोग हैं, मुझे रास्ते में कई जगह लोग मिले जहां महिलाएं ये बताती हैं कि उनके साथ किस तरह से पुलिस आकर उनके घरों में बदतमीजी कर रही है। मुसहर समाज के लोग बता रहे हैं कि उनके घर की महिलाओं को लाकर लोग पुलिस थाने में बैठा लेती है ताकि शराब में जुड़े, उनकी पुलिस की नजर में जो शराब से के कारोबार में जुड़े हुए लोग हैं उनको सरेंडर कराया जा सके। तो महिलाओं का कोई फायदा नहीं है, आर्थिक नुकसान अलग है, युवाओं को आप अलग बर्बाद कर रहे हैं। और पूरा प्रशासन जो है शराबबंदी के नाम पर अपना काम छोड़कर शराबबंदी लागू करना, शराबबंदी छुपाना, शराबबंदी से वसूली करना, इसी काम में लगा हुआ है। भविष्य क्या है ये मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि जन सुराज दल तो अभी है नहीं, लेकिन जन सुराज में अभियान के तहत जो युवाओं को राजनीति में आना है और सकारात्मक प्रयास करके अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करनी है, उसके लिए क्लब की जो व्यवस्था की गई है, हर वो युवा जो राजनीति में आकर चुनावी राजनीति में अपने लिए जगह बनाना चाहता है, उसके पास ये अवसर है कि वो जन सुराज का हिस्सा बने, अपने गांव, अपने पंचायत में क्लब के जरिए अपनी पहचान बनाए, अपनी समाज की मदद करे, जन सुराज के सहयोग से, जन सुराज के संसाधन का उपयोग करके समाज में अपने लिए जगह और पहचान बनाए और कल होकर चुनावी राजनीति में अपनी एक भूमिका बना सके।